दोस्तों नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम अर्थ अनर्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। आज बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ जो है वो शेयर मार्केट के संदर्भ में कितना बढ़ रहा है, घट रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेयर मार्केट। आपको याद होगा चुनाव से ठीक पहले, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले CLSA नाम के इंटरनेशनल ब्रोकरेज और रिसर्च फर्म ने भारत के शेयर बाजारों में लिस्टेड कुछ कंपनियों के स्टॉक को मोदी स्टॉक का नाम दिया था, मोदी स्टॉक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं और गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी कई टेलीविज़न चैनलों के संपादकों को इंटरव्यू देते समय ख़ास तौर पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात कही थी और कहा था कि मोदी 3 उसी ज़ोर शोर से उसकी सरकार आएगी और उसके बाद शेयर मार्केट बहुत तेज़ी से और ऊपर जाएगा और लोगों को फ़ायदा होगा और इसी वजह से आम जनता को अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये इंटरव्यूज़ अभी भी आपको इंटरनेट पर, यूट्यूब चैनल्स पर उपलब्ध है। उसी समय CLSA फर्म ने लिस्टेड 54 स्टॉक्स को, 54 स्टॉक्स को मोदी स्टॉक का नाम दिया था। यानी उम्मीद जताई गई थी इस रिसर्च फर्म द्वारा कि इन स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसे लगाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है आने वाले दिनों में। तो अब क्या स्थिति है, आज की चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं। मोदी सरकार को बने हुए तीसरे टर्म में अब 4 महीने होने को हैं। लगभग 125 दिन पर हम ये देखेंगे कि शेयर बाज़ार का क्या हाल है। तो आज अगर शेयर मार्केट के देखें 7 अक्टूबर, पिछले हफ्ते शेयर मार्केट के देखें तो हमने देखा कि किस तरीके से शेयर मार्केट ने एक नोज डाइव किया है। सेंसेक्स 85,000 के ऊपर से पहुंचकर अब 81,500 के आसपास घूम रहा है। निफ्टी 25,000 के नीचे आ चुका है। लेकिन आज तो बात कर रहे हैं मोदी स्टॉक की। तो जो इन 54 कंपनियों के शेयरों को मोदी स्टॉक का नाम दिया गया, इसमें 50% शेयर जो थे, कंपनियां जो थीं, वो PSUs थीं, यानी सरकारी कंपनियां थीं। उसके अलावा और भी सारी कंपनियां थीं। कुछ कंपनियों के मैं यहाँ नाम गिना देता हूँ। 54 का लिस्ट कहीं भी इंटरनेट पर जाके देख सकते हैं। NTPC थी कंपनी, NHPC, PFC, ONGC, IGL, महानगर गैस। प्राइवेट कंपनियों की बात करें, अशोक लीलैंड, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, यहाँ तक कि जोमेटो, डीमार्ट, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, भारती एयरटेल, इंडस टावर, यहाँ तक कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड भी। लेकिन अगर आज तक का हम ये देखें 100 दिन जब मोदी सरकार के पूरे हुए थे, तो ये जो मोदी स्टॉक्स थे, इन्होंने सिर्फ 2% ऊंचाई हासिल की थी। यानी ये स्टॉक 100 दिनों में सिर्फ 2% बढ़े थे, जबकि निफ्टी और सेंसेक्स जो मार्केट का एवरेज एक तरीके से डिनोट करता है, वो 9% से अधिक बढ़ा था। यानी कि सरकार बनने के बाद ही मोदी स्टॉक्स जो थे उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा था। बहुत साधारण दर्जे का, साधारण दर्जे से भी नीचे का रहा था। क्योंकि जब मार्केट 9% दे रहा है, सेंसेक्स निफ्टी 9% दे रहा है, तो जिन स्टॉक को प्रधानमंत्री के नाम पर अटैच किया गया और जिनमें लोगों को ज़्यादा उम्मीद थी, रिसर्च कंपनियां और ख़ुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने शेयर मार्केट में पैसे लगाने की बात की, उन्हीं के नाम का स्टॉक नीचे क्यों चला गया, इसकी भी चर्चा आज करेंगे। दरअसल आप देखें, ये तो 100 दिन की बात हमने कही। आप देखें आज 7 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर को ख़ास तौर पर अगर NTPC को देखें, सारी कंपनियों के शेयर जो हैं अब ये 2% ऊपर नहीं, लगभग 3 से 7% तक नीचे आ चुके हैं। NTPC के शेयर 3% नीचे हैं, जबकि NHPC के शेयर भी 5% के आसपास नीचे हैं।
भारतीय एयरटेल के शेयर नीचे हैं। यानी कुल मिलाकर निवेशकों ने जो अपना एक उत्साह था या अपनी जो एक भागीदारी थी, कहीं ना कहीं मोदी स्टॉक से ज़रूर हटा दिया है। और ये स्थिति आप अगर हम मोदी सरकार के 3 टर्म की बात करें तो 2014 में जब मोदी की सरकार बनी थी पहली बार, तो पहले 100 दिन में स्टॉक मार्केट में 24% 24% का उछाल आया था। और इसके बाद 2019 में जब मोदी 2 की सरकार आई, जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत था, 303 सीटें थीं, अपने दम पर सरकार बनाई थी पूरी तरीके से, उस वक्त पहले 100 दिनों में स्टॉक मार्केट नीचे गिरा था। और अगर हम इस बार की बात करें तो जैसा हमने बताया 100 दिन में एवरेज मार्केट 9%, लेकिन जो मोदी स्टॉक्स की बात थी 54 शेयरों की, उनमें अब तो भारी गिरावट आ गई है और पहले 100 दिन में भी मात्र 2% का ही उसमें उछाल रहा था। तो आखिर क्यों ऐसा हुआ? ब्लूमबर्ग रिसर्च फर्म है, उनकी एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि 3 प्रमुख कारण बताई हैं ब्लूमबर्ग ने, मोदी स्टॉक क्यों नहीं चढ़े। और उसमें जाहिर सी बात है, सबसे पहली बात है कि सरकार जो बनाई गई है इस बार बीजेपी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो दरअसल पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। इसे यहाँ फिर से रिपीट करना होगा कि जब सरकार पूर्ण बहुमत की होती है तो आप फैसले लेते हैं, लेकिन जब आप सरकार चलाने के लिए सहयोगी दलों का साथ लेते हैं तो बाज़ार उतना भरोसा नहीं जताता है। और यही वजह है कि ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, कई दलों का सहयोग लेना पड़ा है, ख़ासतौर पर टीडीपी, बिहार से जेडीयू। और ऐसे में मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करने वाली संस्थाएं हैं, एफआईआईज हैं, डीआईआईज हैं, म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, आम निवेशक हैं, इन सबको कहीं ना कहीं से ये लग रहा है कि सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास की बात कही थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में एलोकेट किया था, शायद उसमें कहीं आने वाले दिनों में कमी ना हो जाए। हालांकि अभी तक पहले 100 दिनों को देखें, अब 125 दिनों को देखें, तो सरकार ने अपने एलोकेशन का, आपको ध्यान होगा कि इस बार के बजट में 11,11,000 करोड़ रुपए, 11,11,111 करोड़ रुपए जो हैं वो इंफ्रा के नाम पर दिए गए हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम पर दिए गए हैं। सरकार का अभी कहना है कि इसमें से 3 लाख करोड़ रुपए ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए गए हैं विभिन्न परियोजनाओं के लिए, यानी कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, सड़क परियोजनाएं, एयरपोर्ट, तमाम ऐसी जगहों पर खर्च कर दिए गए हैं। बावजूद इसके निवेशकों को कहीं ना कहीं से ये लग रहा है कि हो सकता है कि सरकार पार्टियों के दबाव में, हो सकता है कि लोक लुभावन फैसले करे। और ऐसे संकेत भी मिले हैं सरकार के कई फैसलों से। हमने देखा कि कई जगह सरकार को यू टर्न लेना पड़ा है। यही सरकार थी जो बार बार ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बीच में न्यू पेंशन स्कीम को बढ़ावा दे रही थी और कह रही थी कि आने वाले समय में यही होगा। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से एक बीच का रास्ता अख्तियार करते हुए सरकार ने यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने की घोषणा की है, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम से काफ़ी मिलती जुलती योजना है। तो लोग तो यही कह रहे हैं, पार्टियां यही कह रही हैं, जनता यही समझ रही है, निवेशक यही समझ रहे हैं कि सरकार अब थोड़ी सी दबाव में है, कहीं ना कहीं से यू टर्न ले सकती है। तो जब पेंशन स्कीम जो सरकार ने बिल्कुल मना कर रखा था कि कोई न्यू पेंशन स्कीम से समझौता नहीं किया जाएगा, अब समझौता कर लिया है, तो हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बजट जो है 11 लाख करोड़ का, उसमें भी आने वाले समय में कुछ समझौता हो। और इसी वजह से ब्लूमबर्ग की ही जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो डीआईआईज हैं, यानी कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, और ख़ास करके जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड कंपनियों ने अपना एक्सपोजर जो है इन 54 मोदी स्टॉक्स में से कम किया है और किसी और सेक्टर में वो जा रहे हैं। जिसकी बात हो रही है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो एफएमसीजी का सेक्टर है। ऐसे में म्यूचुअल फंड कंपनियां जा रही हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, और
आम निवेशक भी जो हैं उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि जो पीएसयू हैं उन पर से भरोसा घटा है लोगों का, और अगर भरोसा पीएसयू स्टॉक से घटा है तो इसका मतलब है सरकार से घटा है। और हम खुद देख रहे हैं कि जिस मोदी स्टॉक्स की चर्चा उस समय लगातार हो रही थी, दोस्तों आप सिर्फ टाइप करें अगर यूट्यूब पर मोदी स्टॉक, तो आपको बहुत सारी खबरें मिल जाएगी। स्वयं प्रधानमंत्री और अमित शाह ने भी कहा था कि निवेशकों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि चुनाव से पहले अगर हम 4 साल पर नज़र डालें, चुनाव के पहले 6 महीने पर नज़र डालें, तो ये सारी कंपनियां जो थी मोदी स्टॉक में, 54 कंपनियां, इसमें से लगभग 27-28 कंपनियां जो हैं वो सरकारी कंपनियां हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और उनसे ठीक ठाक 4 साल में 24% रिटर्न मिला है। पिछले 6 महीने में भी ठीक रिटर्न मिला है। लेकिन सरकार बनने के बाद से अचानक इन कंपनियों पर एक तरीके से विराम लग गया, और अभी मध्य एशिया में जो वेस्ट एशिया है, इज़राइल है, ईरान है, वहाँ के हालात को देखते हुए पूरे दुनिया का मार्केट गिर रहा है। भारत भी इससे प्रभावित हुआ है। हम कह रहे हैं कि जहाँ हम चर्चा कर रहे थे कि क्या सेंसेक्स 1 लाख पर जाएगा, अब यहाँ ये चर्चा करनी है कि क्या ये 80,000 से भी नीचे जाएगा, क्या 75,000 पर वापस आ जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों बाज़ार में बहुत संभल कर निवेश करने की ज़रूरत है, और सिर्फ ऐसी कंपनियों में निवेश करें जहां आप थोड़े लंबे समय तक अपने निवेश को कायम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आज बात हो रही थी मोदी स्टॉक्स की और मोदी जी के ग्राफ की, पॉलिटिकल फ्रंट पर भी हम देख रहे हैं और शेयर मार्केट में भी हमने देखा कि किस तरीके से मोदी जी के नाम पर जो स्टॉक्स थे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ऐसे में हम इस मंच के माध्यम से निवेशकों से बस यही आग्रह करना चाहते हैं कि खूब सोच समझकर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें। मैं कोई स्टॉक इन्वेस्ट करने की सलाह देने की हैसियत नहीं रखता हूं। आप जब भी करें या तो स्वयं की पढ़ाई से करें या सेबी अप्रूव्ड किसी ब्रोकरेज फर्म से या किसी ब्रोकर से जिसको सेबी ने अप्रूव किया है उससे सुझाव लें और तभी करें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।